नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करबक यानी 12 क्लास के फर्स्ट जो चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का, वह है क्या, करबक है। और करबक के जो राइटर है क्या, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उन सभी को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार आ चुके हैं। और जितना भी वीडियो मैं बनाया हूँ इस प्रकार का, वह बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ। और बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग का प्यार भी मिल रहा है, इसलिए इसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सिर्फ मेरे लिए ये कर सकते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। अब देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा बढ़िया तरीका से। क्या कह रहा है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 12 क्लास हिंदी करबक का पहला जो क्वेश्चन है वह है, कवि ने यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो यह चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो बाईं आँख है और बाईं कान है वो दोनों ही वंचित थे, यानी इससे यानी वह काम करता नहीं था। तो मात्र एक ही आँख थी और वह उस आँख की तुलना जो है वह किससे किए हैं, दर्पण से किए हैं। दर्पण यानी शीशे से किए हैं। और हम लोग जानते हैं कि दर्पण से ज़्यादा स्वच्छ और साफ कोई होता है क्या, दूसरा कोई होता नहीं है। तो देखिएगा, कहा जा रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और पवित्र होता है, ठीक उसी तरह से जायसी की एक आंख है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने अपने एक आंख की तुलना किससे की है, दर्पण से की है। और यह दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जितना स्वच्छ, दर्पण इतना साफ और सुथरा कोई होता है क्या, इतना चिकना सतह होता है, तो दर्पण स्वच्छ और पवित्र होता है। ठीक उसी तरह से जायसी की एक कौन चीज़ है, आँख है। वह अपनी एक आँख से इस संसार को समझ लिया, यानी मात्र उनकी एक ही आँख है और उन्हीं एक ही आँख से पूरे संसार को समझ लिया है, भली भांति जान लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। कहा जा रहा है, पहले करबक में कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। यानी पहले जो करबक है वो पहले करबक क्या है, दो है, इसमें पद 1 है और पद 2 है ना। तो पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन शब्दों के द्वारा कवि का कहने का क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहते हैं, यह क्वेश्चन का अर्थ हुआ। आगे क्या है कि देखिएगा आंसर में, पहले करबक में कलंक शब्द से कवि कहते हैं कि चंद्रमा में भले ही दाग है परंतु उसके प्रकाश के आगे यह दाग धूमिल हो जाता है। यानी कहा जाता है कलंक का अर्थ होता है क्या, दाग, और चंद्रमा में क्या होता है, दाग होता है। और ये हम सभी कोई जानते हैं, लेकिन उसके प्रकाश के आगे सारा क्या है, धूमिल हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा जो अवगुण है, दोष है, वो दोष खत्म हो जाता है। जैसे आप अगर देखोगे बड़ा आदमी है, अगर बड़ा आदमी पहले जो है बहुत ही खराब होता है, लेकिन बाद में जब वह समाज सेवी काम करने लगता है तो वह उसके जितने भी दाग होते हैं वो दाग क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे नेतागण भी आप देखोगे, वो नेतागण क्या होते हैं कि वह भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं, लेकिन बाद में वह समझ जाते हैं। तो समाज सेवी अगर काम करने लगते हैं तो लोग उसके बुराई को क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो अच्छाई अगर आप अंदर लाइएगा ना तो आपके बुराई को कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे। अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति के छोटा मोटा दोष भी उसके ज्ञान के आगे मिट जाता है। आगे कांच शब्द के द्वारा कवि कहते हैं कि जिस तरह से दर्पण स्वच्छ और पवित्र होता है उसी तरह से कवि की क्या है, एक आंख है। यानी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार दर्पण क्या होता है, स्वच्छ होता है और क्या होता है, निर्मल होता है, उसी तरह से कवि की क्या है, एक आंख है। उसी तरह से कवि की एक आंख है, वे अपने एक आंख से ही इस दुनिया को समझ लिया है। अंत में कवि कंचन शब्द के द्वारा कहते हैं कि जिस तरह से पूरे सुमेरु
सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत को सोने में बदलने के लिए शंकर का त्रिशूल का प्रहार सहना पड़ा था। ठीक उसी तरह से बिना संघर्ष के मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यानी देखिए, सुमेरु पर्वत को क्या हुआ था कि वह एक आम पर्वत था, वह एक कहा जाए कि कौन चीज़ है, जैसे पर्वत होता है ठीक उसी तरह से पर्वत था, लेकिन उसी पर्वत पर शंकर का जब त्रिशूल लगा, यह एक कहानी है, यह आप समझ रहे हैं, इसकी कहानी है, बहुत ही अच्छा तरीका से है। तो जब शंकर का त्रिशूल जब उस सुमेरु पर्वत पर पड़ा, गुस्सा होकर जब उस सुमेरु पर्वत की ओर त्रिशूल फेंक दिए, तो जैसे ही त्रिशूल सुमेरु पर्वत पर लगा तो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत कौन चीज में बन गया था, सोना में बदल गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक ले आप कष्ट नहीं सहोगे, संघर्ष से आप लड़ोगे नहीं, जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। ऐसे आप जानते भी हो कि देखिए, अगर लोहा में, अगर किसी लोहा को अगर तपाया जाता है आग में, तभी ही उसका आकार और आकृति बनता है। तो बिना तपे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप देखो ना, जब कह जाए कि बाल जो होता है, जो आप बाल, मकई का बाल जानते हो ना, तो मक्के के बाल को अगर आप कच्चा जो बेचोगे और उसी को पका कर बेचोगे, दोनों का जो है दाम अलग अलग होता है। आप जाकर देखना, जो आप पका दिया जाता है उसका 10 रुपया ज़्यादा रेट होता है, और जो नहीं पकाया जाता है उसका क्या होता है, 10 रुपया कम रेट होता है। तो आपको भी अगर अपना रेट, अपना मूल्य अगर बढ़ाना है तो आपको भी क्या होना होगा, तपना होगा, आपको पकना होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आप को किस रूप में याद करने की इच्छा व्यक्त की है, यानी दुनिया मुझे किस तरह से याद करे, वह इनका इच्छा क्या है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख और एक कान से वंचित है। चेचक के कारण उनका शरीर भी बिगड़ चुका है, यानी उनके शरीर जो है वह खराब है, सकल सूरत से पूरी तरह से खराब हो गए हैं, परंतु उनके अंदर ज्ञान की शक्ति प्रबल है। यानी ज्ञान जो है ना, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। भले जो है इनके पास जो है उनका शरीर सही नहीं है, एक कान खराब है और एक आंख खराब है, और जो चेचक के कारण पूरा का पूरा शरीर ही क्या हो गया, बेदाग, यानी दाग हो गया था। तो लेकिन ये सारी चीज़ें है, लेकिन एक तरफ इनकी जो ज्ञान की शक्ति है इस सब पर भारी पड़ गई है, इसलिए वे ज्ञानी के रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। अतः ज्ञान कभी मरता नहीं है। वह कहते हैं कि ज्ञान कभी नहीं मरता है, इसलिए मुझे ज्ञानी के रूप में लोग याद करें, मेरे शकल और सूरत की ओर देखकर याद ना करे। आगे देखिएगा, आगे जो है क्वेश्चन उसको देखिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आ रहे होंगे, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देखिए, मेरे पास ब्लैक बोर्ड यानी जो है बोर्ड तो नहीं है, उस पर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जिससे मैं आपको अच्छा तरीका से और भी क्वालिटी अच्छा तरीका से दे सकता हूं, लेकिन जो भी है यही है। और इसमें अगर आपका प्यार दुलार मिला तो बहुत जल्द ही आपको डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा, और इसलिए मैं आपके लिए अपने हाथों से लिखता हूं, राइट करके लिखता हूं, इतना मेहनत करता हूं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा भी कि एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप मुझे सपोर्ट करो और मैं डिजिटल बोर्ड पर आऊँ और आपको उससे भी अच्छा तरीका से क्वालिटी मिल सके। देखिएगा, भाव स्पष्ट करना है। जौ लही अम्बही डाभ न होई, लो तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कहा जा रहा है, यह जो है बहुत बार आया है, कहा जा रहा है कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका पूरा तरह से अर्थ बताना है, और यह 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। भाव जो अर्थ स्पष्ट करना होता है ना, वह आते हैं कितना नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, और बाकी जो है वह सब आएंगे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। क्या है, प्रस्तुत पंक्ति करबक कविता के कविता पद्मावत से संकलित है। किससे है, पद्मावत, कविता पद्मावत से संकलित है। यानी करबक जो कविता है वह किससे संकलित है, पद्मावत से संकलित है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि जिस आम और फूल के पौधे पर कांटे नहीं होते हैं, उस पर
फल और सुगंध नहीं फलते, यानी फूल और फल जो है वह सुगंध जो है वह फलते नहीं है। यानी बिना, इससे स्पष्ट है कि बिना आप संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बिना संघर्ष के आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो वह जो है बालू के रेत पर बना महल के जैसा है। वह कब बालू का रेत खसक जाएगा, थोड़ा सा हवा बहेगा और उसके बाद वह जो महल है वह गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा, वह ठीक नहीं है कब ऐसा हो जाए। तो बिना संघर्ष के व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आगे क्या है देखिए, इसमें भी कहा जा रहा है कि जिस फल और फूल पर कांटे होते हैं, जैसे देखो गुलाब के फूल पर सबसे ज़्यादा कांटे होते हैं, उसका सुगंध कितना ज़्यादा होता है। तो अगर आप में भी अगर फल फूल फल रहे हैं, अच्छा बढ़ रहा है, तो आपको भी कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा। उसी तरह से व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त करने के लिए दुखों और कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। यानी बिना दुखों और कठिनाइयों से आप कह चले कि आगे बढ़ नहीं सकते। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से आपके लिए मैं बना रहा हूं। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा करा रकत कैलेई का क्या अर्थ है। रकत कैलेई का क्या अर्थ है, यह जो आएंगे 2 नंबर में आएंगे। और मैं आपके लिए ये जो चीज़ है आपको कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है गुरुकुल.com को, ताकि जितने भी वीडियो है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी के 12 क्लास के हो, चाहे हिस्ट्री साइकोलॉजी, उन सभी का वीडियो आपको फुल वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। तो इसमें कहा जा रहा है रकत कैलेई का क्या अर्थ है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने रकत कैलेई शब्द का प्रयोग किया है। वह कहते हैं कि मैंने अपने काव्य की रचना को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। वह कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य की रचना जो की है उसमें मैंने रक्त की लेई यानी लहूओं से लगाकर इसको जोड़ा है। अर्थात मैंने अपने काव्य को गाढ़ी प्रीत के आंसुओं से क्या है भिगाया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने काव्य की रचना में पूरा योगदान दिया है, तनिक भी कमी छोड़ी नहीं है। यानी आप देखोगे ना, कोई कहेगा कि मैंने अपने इस घर को पूरी तरह से खून पसीने से बनाया, तो इसका मतलब थोड़े है कि खून पसीना बालू और सीमेंट का प्रयोग नहीं करके, पानी का प्रयोग नहीं करके खून और पसीना का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं है। यानी उसके कहने का अर्थ यह है कि उसने पूरे मेहनत से, पूरे परिश्रम से इस बिल्डिंग को क्या किया है, खड़ा किया है। आगे क्या है देखिएगा, व्याख्या करे धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पै मरे ना बासु। यानी यह क्वेश्चन है, उसको देखिएगा बहुत बढ़िया तरीका से। कहा जा रहा है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पै मरे ना बासु। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। धनिक लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोग उसे याद करने वाला कोई नहीं होता है। धनी लोग अगर मर जाते हैं उसके साथ साथ उसकी कीर्ति भी क्या हो जाता है, चला जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको अगर बनना चाहिए तो किसके जैसा, फूल के जैसा। जैसे फूल मर भी जाता है तो उसका बासु ख़त्म नहीं होता, यानी उसके सुगंध कभी ख़त्म होते नहीं है। तो इसी को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा तरीका से यह जो राइटिंग है बहुत ही अच्छा तरीका से आपके लिए लिखा गया है। बहुत सारा क्या होता है कि राइटिंग जो होता है ख़राब होता है, जिससे आप अच्छा तरीका से देख नहीं पाते हो। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका से लाया हूँ, मेहनत तो किया हूँ। और आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो उस मेहनत का आपको मेरा जो है ना वह फल मिल जाएगा। आगे के जो वीडियो के लिए और भी अच्छा तरीका से मैं आपके लिए बना पाऊँगा। प्रस्तुत पंक्ति कर्बक कविता में पद्मावत से संकलित है। यानी कर्बक कविता के पद्मावत से संकलित है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। देखिए इतना तो आपको लिखना होगा, जितना भी 4 नंबर में जो व्याख्या करने वाले होंगे उसमें आपको इतना लिखना ही होगा। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि धनी व्यक्ति के मरने के साथ साथ उसकी कीर्ति भी चली जाती है। अक्सर क्या होता है कि धनिक व्यक्ति मरने के साथ साथ उसका जो कीर्ति है उसका गुणगान भी करने वाला कोई नहीं रहता है और वह चला जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अधिक स्वार्थी होते हैं। अधिकांश कहा जाता है धनिक लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और उनके मरने के साथ साथ उनको याद करने वाला भी कोई रहता नहीं है। कवि कहते हैं कि हमें फूल के जैसा बनना चाहिए, क्योंकि फूल मर जाने के बाद भी उसका सुगंध संसार में फैल जाता है। यानी वह कह रहे हैं कि जो हमें बनना चाहिए तो किसके जैसा बनना चाहिए, तो
फूल के जैसा बनना चाहिए, क्योंकि फूल मर भी जाते हैं तो भी उसके सुगंध खत्म नहीं होते, वह सुगंध पूरे दुनिया में फैल जाते हैं, जिससे पूरा संसार सुगंधित हो जाता है, अर्थात वह मरने के बाद भी संसार को कुछ देकर ही जाता है। तो यहाँ तक यह जो है ना वीडियो समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा तरीका से आपको यह समझ में आया होगा। और उसके बाद जो पाठ जो 2 है कविता का, लेसन 2 सूरदास का है, वो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इसके लिए क्या है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।